हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने नॉर्मलाइजेशन की 3 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था। हम देखा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। आज हम नेक्स्ट इसकी स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। सो टू अंडरस्टैंड बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म, इट इज़ इसेंशियल टू नो अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन अ डेटाबेस। कि बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज डेटाबेस के अंदर क्या होती हैं। फंक्शन डिपेंडेंसी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। ये टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को आप फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर है। अब इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम इन तमाम रोल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि रोल नंबर की मदद से हम नेम को गेट कर सकते हैं, रोल नंबर की मदद से हम क्लास को गेट कर सकते हैं, रोल नंबर की मदद से हम स्टूडेंट के मार्क्स को गेट कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों एट्रीब्यूट्स नेम, क्लास और मार्क्स फंक्शनली डिपेंडेंट है रोल नंबर के ऊपर। तो यही डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट आपका बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होता है। तो चलें बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म इज़ अ हायर लेवल ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। ये डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का एक हायर लेवल है विच इंश्योर्स दैट ऑल डिपेंडेंसीज बिटवीन एट्रीब्यूट्स आर डिटरमाइंड बाय द कैंडिडेट कीज ऑफ द टेबल। कि ये नॉर्मल फॉर्म इस बात को यकीनी बनाती है कि जो एट्रीब्यूट्स की डिपेंडेंसी है वो कैंडिडेट कीज़ की मदद से डिटरमाइन होनी चाहिए। अभी कैंडिडेट कीज़ क्या है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आपको ऊपर राइट कॉर्नर में वो लिंक नज़र आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप देख लें कि कैंडिडेट कीज़ क्या होती हैं। कैंडिडेट की बेसिकली ऐसी की होती है जिसको आप प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल फॉर्म हमें कह रही है कि आपके रिलेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी जो डिपेंडेंसी है वो कैंडिडेट कीज़ की मदद से डिफाइन होनी चाहिए। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझे कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक टेबल है जिसके अंदर आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट हेड। अब इस टेबल के अंदर आपके पास एक डिपेंडेंसी है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हेड। इसको समझे कि जो डिपार्टमेंट हेड है आपका ये डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट के ऊपर। कि लेट्स सपोज अगर आपके पास ये IT डिपार्टमेंट है, इसका हेड है अली। अगर ये डिपार्टमेंट ID यहाँ पर हो ही ना तो क्या अली होगा? अली भी नहीं होगा, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो डिपार्टमेंट का हेड भी एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि ये डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट हेड के दरमियान फंक्शनल डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या ये जो डिपार्टमेंट है ये कोई कैंडिडेट की है? ये कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट की ऐसी की होगी जो प्राइमरी की बन सके, और प्राइमरी की वो की होती है जिसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक हों। लेकिन यहाँ पर तो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, यानी कि डिपार्टमेंट यहाँ पर कैंडिडेट की नहीं है। लेकिन बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म के मुताबिक आपकी ये डिपार्टमेंट वाला जो एट्रीब्यूट है ये कैंडिडेट की होनी चाहिए। इस वजह से हम ये प्रॉब्लम इसके अंदर से रिजॉल्व करेंगे, और उसका तरीक़ेकार ये होगा, हम इस टेबल को स्प्लिट करके एक टेबल इस तरह से बना देंगे और दूसरा ये वाला बना देंगे। ये फर्स्ट टेबल के अंदर हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉय ID, नेम और डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट का हम एक अलग टेबल बना देंगे जिसके अंदर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का हेड वाला एट्रीब्यूट शामिल हो जाएगा। अब ये जो एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट, ये दोनों में सेम है, वो इसलिए ताकि हम इन दोनों टेबल्स को आपस में रिलेट कर सकें, इनके दरमियान रिलेशनशिप बना सकें। तो ये जो आपके पास दो रिजल्टेंट टेबल आए हैं ये बेसिकली आपका बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद है। सो बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म के बाद नेक्स्ट जो आपके पास स्टेज है वो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। A relation is in fourth normal form if it is in boycott normal form and there is no multi-value dependency। कि आपका कोई रिलेशन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में उस वक्त होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन कि वो रिलेशन बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म में हो, और दूसरी कंडीशन उनके दरमियान कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या है इस चीज़ को देख लेते हैं। ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या है? अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट व्हेन अ रिलेशन हैज़ एट लीस्ट 3 एट्रीब्यूट्स।
कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तब होती है जब आपके रिलेशन के अंदर कम से कम 3 एट्रीब्यूट्स हों, 2 of them are multi-valued and their values depends on only the third attribute, कि उन एट्रीब्यूट्स में से 2 जो हैं उनके दरमियान मल्टी वैल्यू होनी चाहिए और वो थर्ड एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट हो। इसको एक एग्जांपल समझे कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक टेबल है। अब इस टेबल के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो सकती है। अब अगर आप देखें जो स्टूडेंट ID 100 है, इसके अगेंस्ट ये सब्जेक्ट वाला एट्रीब्यूट देखें, 100 के अगेंस्ट ये जो मैथ है ये यहाँ भी आ रहा है और 100 के अगेंस्ट मैथ यहाँ भी आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के अंदर वैल्यू जो है वो मल्टीपल टाइम इस्तेमाल हो रही है। इस तरह से अगर आप स्टूडेंट ID के अगेंस्ट इंटरेस्ट को देखें तो 100 के अगेंस्ट इंटरेस्ट रीडिंग यहाँ भी आ रहा है और 100 के अगेंस्ट इंटरेस्ट रीडिंग यहाँ भी आ रहा है, यानी कि यहाँ भी वैल्यू मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल हो रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस टेबल के अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है और इसको आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टूडेंट ID और सब्जेक्ट के दरमियान भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है और स्टूडेंट ID इंटरेस्ट के दरमियान भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपके टेबल के अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है तो आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें इसको ख़त्म करना पड़ता है। सो बात करते हैं एनोमलीज इन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। सपोज स्टूडेंट ID 100 डिसाइड्स टू टेक अनदर कोर्स इकोनॉमिक्स, कि लेट्स सपोज ये जो स्टूडेंट ID 100 है ये एक और कोर्स यहाँ पर ऐड करना चाहता है और वो कोर्स है इकोनॉमिक्स। इट रिक्वायर्स एडिशन ऑफ 2 टपल्स, वन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग एंड वन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टेनिस। तो हमें यहाँ पर 2 टपल्स ऐड करने पड़ेंगे, एक स्टूडेंट ID 100 के अगेंस्ट इकोनॉमिक्स को रीडिंग के साथ और दूसरा 100 इकोनॉमिक्स और टेनिस। हम यहाँ पर एक रो के जरिए ये इकोनॉमिक्स यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप ये वाला डाटा देखें तो अगर देखिए 100 मैथ रीडिंग, 100 मैथ टेनिस, यानी मैथ जो सब्जेक्ट है वो रीडिंग के अगेंस्ट भी आ रहा है और मैथ जो सब्जेक्ट है वो टेनिस के अगेंस्ट भी आ रहा है। इस तरह से अगर अकाउंटिंग देखें, अकाउंटिंग रीडिंग के अगेंस्ट भी आ रहा है और अकाउंटिंग टेनिस के अगेंस्ट भी आ रहा है। तो इसी तरह से जब हमने इकोनॉमिक्स ऐड किया तो ये रीडिंग के अगेंस्ट भी आएगा और इकोनॉमिक्स टेनिस के अगेंस्ट भी आएगा, क्योंकि इस टेबल के अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। तो जब भी आप कोई एक नया सब्जेक्ट इसमें ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो आपको ये 2 रोज ही ऐड या डिलीट करनी पड़ेंगी। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली हम इस टेबल में से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट ID और सब्जेक्ट का अलग टेबल बना देंगे और स्टूडेंट ID और इंटरेस्ट का अलग टेबल बना देंगे, जिससे इन टेबल्स के दरमियान जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और ये डेटाबेस आपकी 4th नॉर्मल फॉर्म में चली जाएगी। सो 4th नॉर्मल फॉर्म के बाद आपके पास जो लास्ट नॉर्मल फॉर्म है वो है 5th नॉर्मल फॉर्म। इसको डिस्कस करते हैं। अ रिलेशन इज इन 5th नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन 4th नॉर्मल फॉर्म एंड देयर इज नो जॉइंट डिपेंडेंसी। क्या आपका कोई रिलेशन 5th नॉर्मल फॉर्म में उस वक्त होता है जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली, ये 4th नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। 4th नॉर्मल फॉर्म क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि जॉइंट डिपेंडेंसी क्या है। जॉइंट डिपेंडेंसी को बेसिकली हम लूजलेस जॉइंट डिपेंडेंसी भी कहते हैं। इसको समझते हैं अ प्रॉपर्टी ऑफ डीकम्पोजिशन दैट इंश्योर्स दैट, कि ये डीकम्पोजिशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस बात को यकीनी बनाती है दैट नो स्पोरियस टपल्स आर जनरेटेड व्हेन रिलेशंस आर रीयूनाइटेड थ्रू अ नेचुरल जॉइंट ऑपरेशन। जब आप अपने रिलेशंस को रीयूनाइटेड करते हैं, आपस में दोबारा जोड़ते हैं जॉइंट ऑपरेशन की मदद से, उसके नतीजे में कोई भी स्पोरियस टपल्स जनरेट नहीं होनी चाहिए। स्पोरियस टपल्स कहते हैं कि यूजलेस टपल्स, ऐसी टपल्स जो फेक डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनको आप स्पोरियस टपल्स कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को एक डायग्राम की मदद से समझे कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक रिलेशन है। आप इस रिलेशन को किसी वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये रिलेशन का पार्ट 1 है, ये रिलेशन का पार्ट 2 है। अब जब आप इन 2 पार्ट्स के ऊपर जॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी कि इन 2 पार्ट्स को वापस में आप जब जोड़ें तो उसके नतीजे में ये जो रिलेशन क्रिएट होगा, अगर ये रिलेशन, ये जो आपके पास स्टार्ट में रिलेशन था, अगर ये दोनों रिलेशन सेम है, इन दोनों के अंदर सेम डाटा है, सेम टपल्स हैं, तो इट मीन्स आपकी इन रिलेशंस के अंदर जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये जो रिजल्टेंट रिलेशन आया है इसका डाटा कुछ और हो और ये जो स्टार्ट के ऊपर रिलेशन था इसका डाटा कुछ और हो, तो इट मीन्स आपके रिलेशन के अंदर जॉइंट डिपेंडेंसी मौजूद है। इसको एक टेबल की एग्जांपल लेकर समझते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक टेबल है।
इसके अंदर आपके पास ये डाटा है। आप इस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट आप लेते हैं ए और बी, यानी कि इन दो कॉलम्स की मदद से, और दूसरा लेते हैं बी और सी। यहाँ पर बी जो एट्रीब्यूट है ये कॉमन है, क्योंकि ये दोनों टेबल्स आपस में रिलेशन रखते हैं, ये एक ही टेबल से मिलकर बने हैं। तो इन दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए बेसिकली ये जो एक एट्रीब्यूट होगा ये दोनों में कॉमन होगा। तो अब ये जो दो टेबल्स हैं जो इस एक टेबल से मिलकर बने, इन दोनों टेबल्स के ऊपर हम दोबारा से नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ज्वाइन ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो आपके पास ये एक टेबल रिजल्टेंट के तौर पर आएगा। इसमें क्या है, सबसे पहले आपने पहले टेबल की ये पहली रो लेनी है 1 और 5। इस रो को आपने इस दूसरे टेबल की तीनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 5 को 5 और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 5 को 5 और 7 के साथ यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया, फिर 1 5 को 3 और 7 के साथ, ये एक रो होगी। फिर सेकंड रो ले लेनी है कि 2 और 5 को इन तीनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 और 5 को 5 4 के साथ, 2 और 5 को 5 7 के साथ, 2 और 5 को 3 और 7 के साथ। फिर आपने थर्ड रो लेनी है 3 और 3, इन 3 और 3 को आपने इन तीनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये एक रिजल्टेंट टेबल आएगा। तो नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन बेसिकली क्या करता है, ये सारी की सारी रोज नहीं लेता। यहाँ पे हमने चेक करना है ये जो कॉमन एट्रीब्यूट था बी, इसकी वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सेम हैं। अगर आप ये पहली रो देखें, यहाँ पर ये दोनों बीज की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं, यानी कि आप इस रो को कंसीडर करेंगे। सेकंड रो की वैल्यू भी सेम है, यानी कि आप इस रो को भी कंसीडर करेंगे। ये थर्ड रो की जो वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंट है, ये 5 है और ये 3 है, आप इस रो को कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो फोर्थ रो है इसकी सेम है, यानी कि आप इस रो को भी लेंगे। इस फिफ्थ रो की भी सेम है, आप इसको भी लेंगे। इस सिक्स रो की सेम नहीं है, नहीं लेंगे। सेवन्थ की भी सेम नहीं है, नहीं लेंगे। एट्थ रो की भी सेम नहीं है, इस रो को भी नहीं लेंगे। और ये जो लास्ट रो है इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये बी और बी की ये सेम है, यानी कि आप इस रो को भी कंसीडर करेंगे। यानी कि इस टेबल में से नेचुरल ज्वाइन ये 5 रोज लेगा। तो इस 5 रोज की मदद से आपके पास ये एक नया टेबल बन जाएगा कि ए और ये जो दोनों सेम हैं इसको आपने एक दफ़ा लिखना है, और सी, और इन रोज को ले लेना है। पहली रो क्या है 1 5 और 4, ये लिख दिया। 1 5 और 7 ये लिख दिया। 2 5 और 4 ये लिख दिया। 2 5 और 7 यहाँ पर राइट कर दिया। 3 3 और 7 यहाँ पर राइट कर दिया। यानी कि आपके पास ये वाला जो टेबल है ये रिजल्टेंट के तौर पर आ गया। अब अगर आप देखें ये टेबल इस टेबल के साथ मैच करता है या इसमें कोई डिफरेंस है, अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लियरली डिफरेंस है। इसके अंदर 3 रोज थी और इसके अंदर आपके पास 5 रोज हैं, यानी कि कुछ स्पोरियस टेबल्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था डेफिनेशन के अंदर इस टेबल के अंदर मौजूद हैं। आपका जो स्टार्ट के ऊपर ये रिलेशन था, जब हमने इसको दोबारा रीयूनाइटेड किया तो रिजल्टेंट टेबल सेम नहीं आया। इससे आपको पता चलता है कि आपके इन टेबल्स के दरमियान ज्वाइन डिपेंडेंसी है। तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए हमें इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए ये जो हमने कॉमन एट्रीब्यूट लिया है इन दो टेबल्स के दरमियान, ये कॉमन एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इसकी सिलेक्शन सही तरीके से कर लेते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। कि ये जो कॉमन एट्रीब्यूट है इसको सिलेक्ट करने के 2 क्राइटेरिया हैं कि आपने कॉमन एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट लेना है जो या तो सुपर की हो या प्राइमरी की हो। देखिए यहाँ पर जो हमने कॉमन एट्रीब्यूट लिया बी, ये ना तो यहाँ पर सुपर की है और ना ही यहाँ पर प्राइमरी की है, क्योंकि सुपर और प्राइमरी की वो कीज़ होती हैं जिसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक हों। लेकिन यहाँ पर बी की जो वैल्यूज़ हैं वो तो खुद ही रिपीट हो रही हैं, इनकी जो 5 है ये 2 दफ़ा आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर रिडंडेंसी मौजूद है। तो जब इस एट्रीब्यूट के अंदर रिडंडेंसी मौजूद है तो किस तरह से आपका जो रिजल्टेंट टेबल सही बन सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने दो इस टेबल को डिवाइड करके 2 टेबल्स बनाने हैं, एक ये वाला और ये सेकंड वाला। इसके दरमियान जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा वो होगा ए, यहाँ भी ए बी और दूसरा होगा ए और सी। ये ए जो है वो कॉमन एट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें देखें इस ए की जो वैल्यूज़ हैं ये यूनिक हैं, 1 2 और 3 ये रिपीट नहीं हो रही, यानी ये एक सुपर की है। तो दोनों के अंदर आपने ए एट्रीब्यूट कॉमन लिया। अब आप जब इसके ऊपर नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट टेबल कुछ इस तरह से आएगा। सेम आपने वही प्रोसेस परफॉर्म करना है, इस पहली रो को इन 3 रोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस दूसरी रो को इस 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस तीसरी रो को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो रिजल्टेंट टेबल आपके पास ये वाला आएगा। अब इस टेबल में से देखें कौन कौन सी हम रोज लेंगे।
ये ए और ए दोनों सेम है, यानी कि ये हम रो लेंगे। ये सेकंड वाली रो A1 है, यहाँ पर A2 है, यानी ये कंसीडर नहीं होगी। थर्ड के अंदर ये 1 है, ये 3 है, ये भी कंसीडर नहीं होगी। फोर्थ के अंदर ये 2 है, ये 1 है, ये भी कंसीडर नहीं होगी। फिफ्थ के अंदर ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी ये कंसीडर होगी। इसके बाद ये सिक्स रो के अंदर ये 2 है, ये 3 है, ये कंसीडर नहीं होगी। सेवन्थ वाली भी कंसीडर नहीं होगी, एट्थ वाली भी नहीं होगी, और ये नाइन्थ के अंदर ये भी 3 है और ये भी 3 है, यानी कि ये भी कंसीडर होगी। तो आपके पास ये जो रिजल्टेंट टेबल आएगा वो कुछ यूँ आएगा। ये पहली रो यानी ए बी और सी, ये ए जो है एक दफ़ा आएगा, ए क्या है मेरे पास 1 है, बी मेरे पास 5 है और सी मेरे पास 4 है। इसके बाद ये वाली रो, इस रो में ए आपके पास 2 है, बी आपके पास 5 है और सी आपके पास 7 है। इस तरह थर्ड के अंदर ए 3 है, बी भी आपके पास यहाँ पर देखें ये 3 है और सी आपके पास 7 है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट टेबल आया है। अगर आप इस टेबल को देखें, ये वाला टेबल और ये वाला टेबल, ये दोनों टेबल आपके पास सेम है, यानी कि जब आपने अपने इन टेबल्स को रीयूनाइट किया नेचुरल जॉइन ऑपरेशंस की मदद से, तो आपके पास जो टेबल है वो सेम आया। तो जब टेबल सेम आया इट मीन्स आपके टेबल के अंदर जॉइन डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है और आपका ये जो डेटाबेस है ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद है। सो आज हमने डिस्कस किया बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि डेटाबेस के अंदर ये तीनों नॉर्मल फॉर्म्स किस तरह से काम करती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।